दोस्तों, मिलिए इनसे। ये है मिस्टर चोपड़ा। ये मुंबई में रहते हैं। इनके पास एक शानदार घर है, बढ़िया सी कार है, एक स्टेबल जॉब है और एक क्यूट सी फैमिली है। इनका एक बेटा भी है, राकेश, जिसने अभी 10th स्टैंडर्ड में 91 स्कोर किया है। और इस खुशी के मौके पर इन्होंने एक पार्टी रखी है। सभी लोग राकेश को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारे पापा की तरह ब्राइट होगा। और ये सुनते ही मिस्टर चोपड़ा थोड़े से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि दूर से दिखने में भले ही उनकी लाइफ सेट लगती हो, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जितना वो लोगों को सेटल दिखते हैं, मिस्टर चोपड़ा अंदर से उतना ही फाइनेंशियली अनसेटल फील करते हैं। इसको समझने के लिए हमें मिस्टर चोपड़ा की स्टोरी को समझना होगा। तो मिस्टर चोपड़ा ने भी यंग एज में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी थी। उन्होंने भी 10th स्टैंडर्ड में 92 स्कोर किया था। उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई करी। अपनी डिग्री लेने के बाद उन्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। ये पिछले 25 सालों से जॉब कर रहे हैं। इनके रिटायरमेंट को सिर्फ 10 साल बाकी हैं, लेकिन ये खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जब ये जॉब लगे तो शुरुआत में कुछ भी सेविंग नहीं करी थी। ये दोस्तों के साथ पार्टीज वगैरह में अपनी सैलरी को उड़ा देते थे। इसके बाद इनके पेरेंट्स ने इनको एडवाइस दी कि इनको एक घर लेना चाहिए, क्योंकि ये उसकी EMI बढ़ते रहेंगे तो पैसे कम खर्च करेंगे। जब इनकी शादी हुई और इनका बच्चा हुआ, तब जाकर इनको फील हुआ कि इनको सेविंग करनी चाहिए और इन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पर FD करवा दी। इस तरह उनकी लाइफ के 3 बड़े फैसले उनके पेरेंट्स ने लिए। फर्स्ट, वो क्या पढ़ाई करेंगे। सेकंड, वो किससे शादी करेंगे। और थर्ड, वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। उनके पेरेंट्स के 2 फैसले अच्छे थे, लेकिन तीसरे में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि उस टाइम पर स्टॉक मार्केट पर लोग बिलीव नहीं करते थे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतनी फेमस नहीं थी। ब्रोकर सिर्फ उनको ट्रेडिंग करने के लिए रिकमेंड करते थे, तो वो स्टॉक्स को बाय और सेल करते रहते थे। उनके दोस्त रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने भी अंडर कंस्ट्रक्शन घर लोन पर खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स के कहने पर कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर दिए लॉन्ग टर्म के लिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद 2008 का मार्केट क्रैश आ जाता है। निफ्टी बड़ी तेजी से नीचे गिर जाती है और उनका पोर्टफोलियो पूरी तरह धराशायी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सब पेनी स्टॉक्स और स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स में पैसे लगाए थे। इसके बाद इन्होंने ठान लिया कि ये स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनको चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी वेल्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि इनका घर अभी भी नहीं बना था, जिससे वो अपनी उस प्रॉपर्टी को ना तो सेल कर पा रहे थे और ना ही रेंट पर दे पा रहे थे। और यही वो रीजन थे जिसकी वजह से मिस्टर चोपड़ा अपने आप से दुखी थे। वो टेंशन में थे कि उनका रिटायरमेंट कैसे होगा। इसके अलावा उनके पास FD में कुछ सेविंग्स थी। उनकी एज 50 की हो चुकी है। उनको रिटायर होने के लिए सिर्फ 10 साल बचे हैं और उनको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जीने में हर साल 12 लाख रुपए चाहिए अपने खर्चे कवर करने के लिए। तो टोटल इनको 3 करोड़ रुपए चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये कैसे होगा? इसका जवाब है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन उससे पहले हम मिस्टर चोपड़ा की मिस्टेक्स का एनालिसिस करते हैं। ये वही मिस्टेक्स हैं जिसे ज़्यादातर लोग करते हैं। फर्स्ट है डोंट हैव इन्वेस्टमेंट प्लान। उन्होंने सही तरीके से कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं करी। वो अपनी यंग एज में अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनके पास कंपाउंडिंग को यूज करने के लिए टाइम था, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके। जहाँ इनका मन था उन्होंने पैसे लगा दिए। जैसे उनको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मन हुआ, इन्होंने कर दिए। फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन हुआ, कर दिया। लेकिन इन्होंने ये कभी कैलकुलेट नहीं किया कि इन्हें फ्यूचर में कितना % रिटर्न मिल सकता है। सेकंड मिस्टेक है डाइवर्सिफाई। इन्होंने कभी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई नहीं किया। 15% इनकी होम लोन की EMI में जा रही थी और इनकी 60% वेल्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड थी, जिससे इनको पिछले 5-10 सालों में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। थर्ड मिस्टेक पार्ट टाइम ट्रेडिंग। इनकी तीसरी गलती ये थी कि इन्होंने पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और इसको एक एंटरटेनमेंट गेम बना दिया, जबकि वो इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। फोर्थ मिस्टेक, इन्होंने ट्रेडिंग करके ज़्यादा टैक्स और फीस पे करके करी। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता है और ज़्यादा फीस भी। इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि आप चाहे कितने भी रिच हो या कितने भी मिडिल क्लास, अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो हम सब लोगों को फ्यूचर की चिंता होती है। बस रिच लोगों की प्रॉब्लम में मिडिल क्लास लोगों के मुकाबले जीरोस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको भी दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम फ्यूचर में चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैं आपके सामने कॉपी कैन इन्वेस्टिंग बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आया हूँ, जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बना सकते हो। कॉपी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, जब भी आप किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से पूछते हो कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, तो लोग आपसे यही कहेंगे कि कौन सा स्टॉक कौन से प्राइस पर खरीदना चाहिए और उसे कौन से प्राइस पर सेल करना चाहिए। लेकिन 1984 में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रॉबर्ट कर्वी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ लोग कम मेहनत करके कम रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे।
रॉबर्ट एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते थे, जिसमें उनका काम ये था कि वो लोगों को एडवाइस करते थे कि उन्हें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए और उन्हें कब सेल करने चाहिए। तो एक दिन रॉबर्ट के पास एक आदमी आया उनकी सर्विस लेने के लिए। उनके कहने पर वो अपने स्टॉक्स को बाय और सेल करता था, लेकिन इसके साथ वो एक और अच्छी चीज करता था। अपनी वाइफ के लिए भी वो वही स्टॉक खरीदता था, लेकिन इसमें वो एक अलग चीज करता था। वो स्टॉक को बाय करने के बाद अपनी वाइफ के अकाउंट से स्टॉक को सेल नहीं करता था। पर किसी वजह से उस आदमी की अचानक डेथ हो गई, तो उसकी सारी वेल्थ उसकी वाइफ को मिल गई। जब उसकी वाइफ ने उसी एडवाइजर रॉबर्ट से मदद मांगी कि उसे अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है, तो उस लेडी ने अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो रॉबर्ट के साथ शेयर किया। तब उनका पोर्टफोलियो देख के रॉबर्ट पूरी तरह शॉक हो गए। जहाँ एक तरफ ऐसा पोर्टफोलियो था जहाँ पर रॉबर्ट के कहने पर बाइंग सेलिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा पोर्टफोलियो था जहाँ सिर्फ बाइंग हो रही थी, सेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। जिसकी वजह से इस दूसरे वाले पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस पहले वाले पोर्टफोलियो से काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुके थे, और एक स्टॉक ऐसा था जो इतना ग्रो हो गया था कि उतना अमाउंट पहले वाले पूरे पोर्टफोलियो में नहीं था, जबकि दोनों पोर्टफोलियो में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। तो इस बाइंग वाले पोर्टफोलियो की इस शानदार परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये था कि जब कोई स्टॉक ग्रो होता है तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि उस स्टॉक को सेल करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, और जो स्टॉक्स ग्रो नहीं होते उनमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये एक यूजलेस स्ट्रेटेजी है। इसीलिए रॉबर्ट कर्वी ने ये टर्म डेडिकेट किया, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जहां आप अपने पोर्टफोलियो को कई सालों तक बिल्कुल भी टच नहीं करते हो। जैसे पहले के जमाने में लोग अपनी कीमती चीजें, गोल्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या शेयर के सर्टिफिकेट एक कॉफी के कैन में रखते थे, जहां वो उसे किसी सेफ जगह पर रखे सालों साल भूल जाते थे। जब उन्हें जरूरत पड़ती थी तब उसे निकालते थे, जिसकी वजह से जब वो उन्हें काफी सालों बाद चेक करते थे तो कुछ चीजों की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जैसे रॉबर्ट के वही क्लाइंट के 5000 इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 10 सालों में $8 लाख में ग्रो हो गया, और कुछ स्टॉक्स 5000 से ग्रो होकर $1 लाख तक ग्रो हो गई। लेकिन ऐसी ग्रोथ रॉबर्ट के बाय एंड सेल वाले किसी स्टॉक में नहीं हुई थी। यही इस बुक का इम्पोर्टेंट लेसन है। दोस्तों, आज के ज़माने में हमारे पास शेयर के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, और ना ही हम इंडिया में कॉपी कैन यूज करते हैं, क्योंकि आजकल हमें ऑनलाइन शेयर मिलते हैं। और जब मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो उसके बाद उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूं, ताकि रोज रोज मैं अपने पोर्टफोलियो के अप डाउन से डिस्टर्ब ना होऊं और स्टॉक को बार बार बाय सेल करने के गेम में न फंस जाऊं। और जब भी मेरा इन्वेस्ट करने का मन करता है 3 महीने या 6 महीने में, तो मैं ज़रोदा के ऐप को इंस्टॉल करके इन्वेस्ट कर देता हूं। अगर आपके पास स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जहाँ से आप आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप ज़रोदा, आप स्टॉक्स, IND मनी किसी में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।